आज इस वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे कि एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, इसका काम क्या होता है। तो जो सभी काम हम अब करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुकिंग हो गया, मशीनों को चलाने के लिए होगा, लाइट के लिए हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया। इन सभी चीज़ों के लिए हमको ज़्यादातर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जिन सोर्सों से हमको एनर्जी मिलती है उसको सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी वह होती हैं जो ईजिली से हमको मिल जाती हैं, सस्ती होती हैं और प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास में बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी जनरेट होती है। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी उसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, और उससे पोल्यूशन कम होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कम होता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा के स्रोत के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। तो इसमें है पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वह होता है जिसको हम बहुत ही ज़माने से यूज करते चले आ रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया। तो फॉसिल फ्यूल में हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जानते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बनती कैसे है। तो जब डेड प्लांट हो, एनिमल ज़्यादा दिनों तक ज़मीन में बरीड रहते हैं, जैसे हज़ारों साल तक, तो ये फॉसिल फ्यूल्स में और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। तो इन सब चीज़ों में ये कन्वर्ट होते हैं। और इसमें पहला है नॉन रिन्यूएबल, तो जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक बार यूज कर लिए तो इसको हज़ारों साल लग जाएंगे फिर से फॉर्म होने में, बनने में। और इनकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इनसे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें निकलती हैं। तो इनके यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन ये कॉज करती है, और इनके जो रिजर्व हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब जानते हैं थर्मल पावर के बारे में। तो थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इससे पहले कोयले को जलाकर भाप बनाया जाता है, उससे टरबाइन मशीन बना चलाई जाती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट जो लगते हैं तो ये ज़्यादातर कोल और ऑयल फील्ड के पास ही होते हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसको कम किया जा सके। इसके एग्जांपल की बात करें तो सिंगरौली जो थर्मल पावर प्लांट है ये मध्य प्रदेश में है, और तालचर थर्मल पावर प्लांट ये उड़ीसा में है। और इनके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एयर को पोल्यूट करते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल हैं। तो अब जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फ्लोइंग वाटर, जब पानी बहता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर स्टोर्स इन डैम फ्लो डाउन एंड टर्न टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डैम बना के पहले पानी को स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको नीचे गिरा के टर्बाइन मशीन को चलाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये जो है रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि वाटर कैन बी रीयूज थ्रू द वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर को रीयूज किया जा सकता है वाटर साइकिल में। और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज डैम बनाने में जो फॉरेस्ट और विलेज होते हैं ये सब डूब जाते हैं, और लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको वहाँ से हटाना पड़ता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ है ये भी डिस्टर्ब होती है। अब जानते हैं बायोमास के बारे में। तो जो एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर से मिलती है उसको बायोमास कहते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से जो एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है उसी को बायोमास कहते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है वुड। तो वुड जो है ये इसको ट्रेडिशनल फ्यूल माना जाता है, ये कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा हम लोग लकड़ी का यूज करेंगे तो इससे डिफोरेस्टेशन होगा, यानी कि जंगल कटेंगे और इससे पोल्यूशन भी होगा। तो इसमें दूसरा है काऊ डंग केक्स। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है और इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। अब जानते हैं बायोगैस के बारे में। तो ये मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, H2 का और H2S का, ये मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि काऊ डंग और जो दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको बायोगैस प्लांट में डालकर एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, तो इससे बायोगैस बनती है। इसमें जो मीथेन है वो मेन कंपोनेंट्स है और ये बहुत ही आसानी से जलती है और इसमें धुआं कम होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये इको फ्रेंडली होता है, यानी कि इससे नेचर को नुकसान कम होता है। इसमें जो फ्यूल बनता है वो बहुत ही साफ़ होता है, और जो सलरी होता है उसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर लिया जाता है। अब जानते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें विंड मिल लगाया जाता है जिसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, और ये ब्लेड में जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ब्लेड जो है जनरेटर को घुमाने का काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हवा जो है ये लगातार बहे और विंड बहुत ही स्ट्रांग हो, ये लगभग 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चले, तब इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आसानी होगी। और जो विंड फार्म होते हैं तो कोस्टल यानी कि समुद्र किनारे या फिर हिली एरिया पे बनाए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब एरिया में बनाए जाते हैं। और इसके एडवांटेज की बात करें तो ये रिन्यूएबल होता है और इससे पोल्यूशन कम होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव, इसका जो सेटअप लगाते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अब जानते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये मॉडर्न है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब जानते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो इसमें बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिस पे जब सनलाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है और इस एनर्जी को हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस एनर्जी से सोलर कुकर बनाए जाते हैं। इसमें कॉनकेव मिरर लगाया जाता है जो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे खाना आसानी से बन जाता है। अब जानते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, यानी इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जब धूप रहेगा तभी ये काम करेगा। इसमें दूसरा है सोलर सेल। ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा, और इनको यूज किया जाता है कैलकुलेटर्स में, सेटेलाइट्स में और स्ट्रीट लाइट में। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है और ये क्लीन एनर्जी होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो कॉस्ट होता है ज़्यादा होता है और इसकी एफिशिएंसी कम होती है। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। सी टाइड के समय जब लहरें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो इससे जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल वाटर का यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी वहीं पे काम करेगी जहाँ पे टाइडल रेंज जो है ज़्यादा होगा, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, इन सब जगहों पर। और ये रिन्यूएबल होती है लेकिन लोकेशन स्पेसिफिक होती है, मतलब जहाँ पे टाइड आती है उसी जगह पे इसको लगाया जा सकता है। अब जानते हैं वेव्स एनर्जी के बारे में। तो ये एनर्जी जो सी वेव्स में काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ये जनरेट होती है और ये भी टरबाइन को चलाने में काम आती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अब जानते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो सी के ऊपर का टेम्परेचर होता है उसके नीचे का टेम्परेचर होता है, तो उसमें जो डिफरेंस होता है उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ऊपर वाला जो है ये गर्म होता है सरफेस और नीचे का एरिया जो होता है ये ठंडा होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी से ओशियन थर्मल एनर्जी बनती है। इसमें वार्म वाटर जो है ये वेपराइज करता है जो लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, जैसे कि अमोनिया होता है, तो ये वेपर बना देते हैं जिससे टरबाइन मशीन चलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जो अर्थ के अंदर हीट होती है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो इसमें जो ज़मीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें पानी को डाला जाता है और ये पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जिससे टरबाइन मशीन चलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पुगा वैली लद्दाख में पाई जाती है। अब देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो ये एनर्जी जब हैवी आइटम्स टूटते हैं तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये सब जब टूटते हैं तो इससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियस टूटता है, उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और इसके एडवांटेज की बात करें तो वेरी हाई एनर्जी आउटपुट, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आउटपुट मिलता है और इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये ज़्यादा निकलते हैं और इसका जो सेटअप होता है इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो अब जानते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो अब जानते हैं ये जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं तो इससे एनवायरनमेंट को कौन कौन से हानिकारक दुष्परिणाम प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये जो फ्यूल्स हम लोग जला रहे हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम करती है। जब एनवायरनमेंट गर्म होगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से जो एसिड रेन होती है तो इससे सॉयल, क्रॉप और बिल्डिंग्स ये सब डैमेज होते हैं।
बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, तो इससे हैबिटेट लॉस होता है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं ये लॉन्ग टर्म हजार्ड होते हैं, यानी कि इनको जल्दी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।